सबसे अच्छी बात मैया संस्थान की मुझे जो लगी कि यहाँ पर चीज़ें प्रोफेशनल नहीं होती, रिश्ते दिखावट के नहीं होते। यहाँ पर जो भी होता है जैसा दिखता है वैसा ही होता है। तो मन बड़ो अच्छो लाग्यो कि सर आज आप शिष्या ने याद करें। हम भी खूब विश्लेषण करके गए थे कि भी आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है, हिंदी का पेपर कैसा आता है, पहले का पेपर कैसा आएगा, कि जहाँ पर फैक्ट हार मान लेते हैं वहाँ पर अवधारणाएं अपने सफ़र की शुरुआत करती है। शिक्षक जो काम कर रहा होता है, क्या पता किस दिन किस व्यक्ति को अंधेरे से निकाल करके उजाला दिखा दे। आप सगला ने मारा राम राम। मैं राजस्थान रे बीकानेर जिले री धरती हूँ अठ जयपुर पधारण रो मौको मिलो। जो ही मैया सर री संस्थान फोन आयो तो मन बड़ो अच्छो लाग्यो कि सर आज आप रे शिष्या ने याद करें। तो आप सबरो अठे घणो घणो स्वागत। और ये सर ने जैसा कहा कि जिंदगी में कोई मंजिल नहीं होती, बस पड़ाव आते रहते हैं। आप सभी यहाँ पर पधारे। कुछ लोग कतारों में हैं और कुछ ने अपना पड़ाव पा लिया है। उन सभी का स्वागत। मैं चेतराम अबार में गाँव री महात्मा गांधी स्कूल रे में पोस्टेड हूँ और L1 अध्यापक हूँ। अबार भी मन घणो ही चोखो लागे टींग रांगे सागे पढ़ाणो मौज मस्ती करनी। और तो यही आ बात है कि सर सागे रीट री तैयारी करी तो हिंदी थोड़ी साहित्य ठीक लागन लाग गयो, साहित्य हूँ जुड़ाव उत्पन्न हो गयो और वो प्रयास करियो तो प्रथम श्रेणी रे रूप में फलीभूत हो गयो। इंगे लिए सर रो मैं आभारी हूँ और अब बड़े बच्चा ने साथ काम करन रो मौको मिली इन लेर भी उत्साहित हूँ। यहाँ पर मौजूद विद्वान जो है धीर सिंह जी दाभाई सर, मैया सर और चाणक्य संस्थान के सीओ सर, सबका स्वागत। सभी अपने क्षेत्र के एक विशिष्ट या विद्वान साथी है जिन्होंने पूरे उत्तर भारत में या यूं के कि भारत के अधिकांश हिस्सों में अपना परचम लहराया है। और सबसे अच्छी बात मैया संस्थान की मुझे जो लगी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पर चीज़ें प्रोफेशनल नहीं होती, रिश्ते दिखावट के नहीं होते। यहाँ पर जो भी होता है जैसा दिखता है वैसा ही होता है। अगर आप चाहते हो कि सफ़र में मैया सर आपका साथ दे तो अब तब आप जुड़ सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लगे तो भी आपको कोई भी फोर्स नहीं करता है। क्योंकि आज ये जो समारोह है प्रतियोगिता परीक्षा में सफल व्यक्तियों के लिए रखा गया है और कुछ मेरे साथी भाई बहन पीछे हमें सुनने के लिए हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्हीं के हित की बातें करनी कुछ बेहतर रहेगी। क्योंकि बात आरपीएससी की हो रही है तो विद्यार्थी के लिए सबसे जो पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसे अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। जब ये चीज़ें फिक्स हो जाती है कि मुझे ये सफ़र तय करना है और ज़िंदगी में इस पड़ाव पर पहुंचना है, तब आप सबसे पहले उस परीक्षा का सिलेबस अपनी टेबल पर लाकर रखेंगे। 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में जब आप उस सिलेबस को समझ लेते हैं, जब आपका मस्तिष्क इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाता है कि मैं इन चीज़ों के साथ काम कर पाऊंगा, तब उसको पढ़ने की शुरुआत करने को या फॉर्म भरने को लेकर के आगे बढ़िएगा। जब ये कारवां शुरू होता है उसके बाद में शुरुआत होती है आपको सिलेबस पढ़ने की। सिलेबस हिंदी साहित्य से कोई विद्यार्थी अगर अपने आप को साहित्य का अध्ययन करना चाहता है या एवं साहित्य के अध्ययन के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफल होना चाहता है, तो मैं कहता हूँ कि आप मैया संस्थान पर आंख मूंद करके बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आपको अफसोस नहीं होगा कि हमने गलत चीज़ें चुग ली या अपना टाइम खराब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि 2019 में जब कोविड आया था तब हमारे सामने एक संकट उत्पन्न हुआ था कि अब कोचिंगें बंद हो गई, तैयारी कैसे करेंगे। एक तरीके से वो आपदा थी, उस आपदा में हमें अवसर नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसका परिणाम इस रूप में हमारे सामने आया, धीर सिंह जी सर या मैया सर ने जो ऑनलाइन की दुनिया में पदार्पण किया, ये निश्चय ही हम जैसे जो विद्यार्थी है जो जयपुर नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए वरदान साबित हुआ कि
जब हम कोचिंग के लिए जयपुर आते थे, जोधपुर जाते थे, अब कोचिंग एट योर डोर हो गई, आपके दरवाजे के सामने दस्तक देने लगी। तब आपके सामने वो समस्या नहीं रही कि हम किससे मार्गदर्शन लें। और अच्छा ऑप्शन ये भी मिला कि पहले जैसे गुरु मिलते थे, कुछ हमारी उम्मीदों के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाते थे, तो उनसे भी तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन अब आप अगर ये देख पाते हो कि हमारे किस सब्जेक्ट के लिए कौन बेहतर रहेगा, तब आपके पास पूरी स्वतंत्रता है कि उसको चुने और उन पर विश्वास करें। फिर इधर उधर भटक करके आप यूट्यूब पर कभी कोई सा चैनल देख रहे हैं, कभी किसी की क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले आप एक्सपर्ट तय कर लेते हैं, उन पर भरोसा है। क्योंकि जैसे हिंदी के मैया सर हैं, साइकोलॉजी पढ़ाने वाले धीर सिंह जी है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे अलग अलग विषयों के। उनको तय करने के बाद आप अच्छे से अपने सिलेबस को पढ़िए। सिलेबस को पढ़ने के बाद में रिवीजन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो प्रैक्टिस अगर सही तरीके से करोगे तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मेरा संघर्ष ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। मैंने 2019 में बीएसटीसी की, उसके बाद में 22 में L1 का एग्ज़ाम हुआ और गुरुजन जो थे उनके मार्गदर्शन से चीज़ें ठीक रही और वहाँ पर एक पड़ाव मिला। और अब की बार हम भी खूब विश्लेषण करके गए थे कि आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है, हिंदी का पेपर कैसा आता है, पहले का पेपर कैसा आएगा, ऐसे प्लान कर रहे थे। आरपीएससी कैसा भी पूछेगी तो 60-65 तो करके ही आएंगे, क्या ही पूछ लेगी। पर हमें पता नहीं था कि वनडे के लिए बुला करके T20 मैच करवा देगी। वो 75 क्वेश्चन पहला दिन, हिंदी वाले रिजल्ट में भले ही लास्ट में आते हो, पेपर देने के लिए सबसे पहले बुलाते हैं भाई यार। फिर तो हम घर से सोच कर गए थे कि पहले पेपर में 60 से ऊपर करके आएंगे। जाके पेपर खोला, जीके से वैसे भी दोस्ती रही नहीं है। एक साहित्य का विद्यार्थी बनने के पीछे कारण यह भी रहा कि फैक्ट के साथ उतना मन लगता नहीं है जितना साहित्य के साथ, अवधारणाओं के साथ मामला बैठ जाता है। और ये अनुभव से यही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ पर फैक्ट हार मान लेते हैं वहाँ पर अवधारणाएं अपने सफ़र की शुरुआत करती है, अवधारणाएं जीत जाती है। और ये आरपीएससी की पिछली भर्ती में देखा गया। मैं कला वर्ग का विद्यार्थी हूँ, शुरुआत में देखा कि साइंस वाले मैथ वाले प्रश्न आ रहे, मैं इसको देख रहा हूँ कि हाँ चलो इसमें तो टाइम ही नहीं देना है, पाँचवा लगातार 10 में 5 में भर दिए। उसके बाद में धीर सिंह जी सर वाला जो मैनेजमेंट है, साइकोलॉजी है, वो ठीक था। तब थोड़ा ऐसा सांस ले, हाँ ये अपने लेवल का आया है भाई। तो इस तरीके से पूरा पेपर खत्म हुआ। अटेम्प्ट हुए थे 44, 5 मिनट वाली घंटी लग चुकी थी। फिर यार वो घंटी शायद नहीं लगती तो फिर घंटी दोबारा बजानी पड़ती। वो घंटी लगी तब सोचने के लिए टाइम नहीं था, फटाफट बचे हुए में कि 5 नंबर भर दो भाई। उन 44 से ठीक ठाक पहला पेपर क्वालिफाई हो गया। और साहित्य में सीमित पेपर था, विद्यार्थी जो तैयारी करके गया था उसके साथ विश्वासघात वाली बिल्कुल भी परिस्थिति नहीं थी। उसमें फैक्ट थे, अवधारणाएं थी, या विद्यार्थी जो लंबे समय अध्ययन करने के बाद में जिन चीज़ों को सीख पाता है वो सारी चीज़ें थी। और साहित्य का पेपर ठीक रहा। उसके बाद में ये आपके सामने है, आप इन चीज़ों को देख करके विश्लेषण करके ठीक करेंगे तो निश्चय ही आप अपने मुकाम को, अपने पड़ाव को पाएंगे। ये हमारा मैया सर के साथ सफ़र रहा। फिर भी आजकल आरपीएससी कुछ चीज़ें हो सकता है कि निजी अनुभव में मुझे लग रहा हो संतुलन से नहीं दे पा रही है पेपर। जहाँ तक हमने धीर सिंह जी से, साइकोलॉजी के प्रोफेसर साहब AK मलिक साहब से, उन्होंने बताया कि भाई पेपर ऐसे बनते हैं, उनमें
मॉडरेट लेवल होता है, मीडियम होता है, टफ होता है। हम तो वैसे ही मान कर तैयारी कर रहे थे। हमें क्या पता कि आरपीएससी कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल और कुछ ऐसे, सर कहते हैं कि मैं अगर अपनी पर आ जाऊं 100% दूं तो आपको 5% ही नहीं करने दूं। तो आरपीएससी ने पता नहीं कहीं सर की क्लास देख ली और देख के मैं पेपर दे रहा हूं, आप करके बताओ। हो सकता है कि उनके साथ सामने सूचनाएं पहुंच रही होगी, प्रथम श्रेणी में भी 1/3 पद जो है खाली रह गए हैं, न्यूनतम योग्यता वाले विद्यार्थी भी उनको नहीं मिले। तो आरपीएससी को विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि लंबे समय से जो ये संस्थान चल रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएट आपके निकल रहे हैं, मास्टर की डिग्री करके निकल रहे हैं, क्या वो न्यूनतम योग्यता को अर्जित करने की योग्यता भी नहीं रखते हैं? इन चीज़ों को जो भी होगी, हम आरे हाथ वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। फिर भी एक विद्यार्थी को यही सलाह है कि आप अगर साधना करोगे तो निश्चय ही माँ शारदे किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखती, वो एक दिन निश्चित रूप से अदा होता है। और नौकरी अगर आप लगे नहीं लगे, हो सकता है कि कोरोना जब आया था तो किसी को अच्छा नहीं लगा था, सबको उसको कोस रहे थे चला जाए चला जाए, लेकिन उसके बाद में जो ये डिजिटल क्रांति हुई आपके सामने है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी पड़ाव आते हैं, एप्पल के सीईओ ने एक बार कहा था कि आप जब ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखोगे तो डॉट कनेक्ट होने लगेंगे, और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ चीज़ें उस समय आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ गलत हुई, हो सकता है कि आपके साथ कुछ और अच्छा होने के लिए वो चीज़ें घटित हुई होगी। मैं पूरी टीम जो जो अपने फील्ड के श्रेष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको हृदय की अतल गहराई से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये राह चुनी हम जैसे विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं खींच करके इस पड़ाव पर लेकर आए। और वैसे भी यहाँ पर कुछ लोग टीचर बनने की पंक्ति में बैठे हैं, कुछ बने हुए हैं, और शिक्षक का रोल हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जो काम कर रहा होता है, क्या पता किस दिन किस व्यक्ति को अंधेरे से निकाल करके उजाला दिखा दे। अब मेरे बहुत सारे निजी अनुभव है कि अगर वो सर नहीं मिलते तो शायद ये चीज़ें नहीं हो पाती, चाहे वो प्राइमरी लेवल के अध्यापक हो या अपर प्राइमरी लेवल के अध्यापक हो। बड़े चेहरे नहीं होंगे, उनके पोस्टर नहीं छपते होंगे, लेकिन निश्चय ही अगर आप अपना काम शिद्दत से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं लोगों के हृदय में आपके चेहरे जरूर छिप रहे हैं। आप अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ निश्चय ही न्याय कर पाओगे। मैं वर्तमान में सरकारी विद्यालय में कार्यरत हूँ, तो सभी साथियों से यही आग्रह है, आपके सामने जैसी भी परिस्थितियाँ रहे, उन परिस्थितियों को समझ करके बेहतर करने का प्रयास करें। आपका एक प्रयास क्या पता कितने विद्यार्थियों की जीवन को बदल सकता है, उनके सोचने के नज़रिए को बदल सकता है। और हमारा जो भी जीवन है कहीं ना कहीं एक विचार श्रृंखला का ही परिणाम है। जैसा हम सोच पाते हैं कहीं ना कहीं उसी अनुरूप हम ढल जाते हैं। यानी जैसी हमारी थॉट प्रोसेस होगी, मेंटल सेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम एक्शन ले पाएंगे, और वही आपके लिए गए एक्शन कहीं ना कहीं जा कर के रिजल्ट तय करेंगे। तो कोशिश करनी है कि आप अपने जीवन में कुछ विद्यार्थियों के थॉट प्रोसेस को, सोचने के तरीके को बदल पाए, ताकि वो भी अपने जीवन स्तर को बदल सके, एक अपने विचारों का नया आयाम दे सके। यही कहना चाहूँगा। अब सभी प्रतियोगितों, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र है, कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दिलाती है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दिलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीर खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में
नई राह बनाते हैं। इसी के साथ समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं मुझे लगता है आपकी तालियों से लग रहा है कि मैंने समय की सीमा का उल्लंघन कर दिया है। माफ़ी चाहूँगा। जो भी निजी अनुभव थे उसमें भी कुछ लाग लपट वाली बात नहीं थी, जो जैसा था वैसा ही मैं बोल पाया हूँ। अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहूँगा। एक बार मैं सम्माननीय जो गुरुजन है मैया सर, धीर जी सी और चाणक्य संस्थान के सीओ सर को प्रणाम करना चाहूँगा। और सभी साथियों से अनुरोध है कि कहीं ना कहीं अच्छे शिक्षक बन करके एक विद्यार्थी को भी अगर आपने पीछे से आगे लाकर खड़ा कर दिया तो आप अपने आप को जरूर सफल पाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।